जय होला पुस्तक 9वीं लेक्चर नंबर 24। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाऊणं। मैंने निकाला ही। प्रणमीय मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयं पयडियधम्मुवयेशं वोच्छामि पदेश संकमं निसंकम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतियुषव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक। अभी हमारा प्रदेश संक्रमण का प्रकरण चल रहा है और हम पृष्ठ संख्या 179 पर आ गए। 179 प्रदेश संक्रमण की बात चल रही है। जो प्रकृति संक्रमित होती है अन्य प्रकृति रूप, उन्हीं में कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसको कहेंगे प्रदेश संक्रमण। यानी बेसिकली जो प्रकृति संक्रमण है वही रूल यहाँ पर लागू होगा, परंतु वहाँ तो मात्र कौन सी प्रकृति और किसमें संक्रमित होती है, कौन से गुणस्थान में, इतनी बात बताई थी। अब यहाँ तो कहते हैं कि कितने परमाणु संक्रमित होते हैं, तो उसके लिए उसका अभी स्वामित्व का प्रकरण चल रहा है। तो मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण कौन जीव करता है, तो पहले ये देखना है कि मिथ्यात्व का संक्रमण कौन करता है। प्रकृति या प्रदेश संक्रमण समय दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं करता। और उसमें कौन कौन से प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं मिथ्यात्व में? सर्व संक्रमण, गुण संक्रमण और विद्यात संक्रमण। उसमें से मैक्सिमम भागाभाग में किसको पहले लिया था हमने? सर्व संक्रमण में परमाणु सर्वाधिक होते हैं। और वो कब होता है? तो दर्शनों की क्षपणा होती है तो अंतिम कांडक के अंतिम वाली के समय। उसके सेकंड नंबर पर गुण संक्रमण और थर्ड नंबर पर विद्या संक्रमण था। तो अभी हमें सर्व संक्रमण करने वाले बहुत सारे जीव है। हाँ, गुण संक्रमण अंत समय में नहीं, अंत समय में सर्व संक्रमण होगा। और गुण संक्रमण कब कब होगा? जहाँ गुण संक्रमण होता है उपशम सम्यक तो प्राप्त करने के एक अंतर्मुहूर्त शुरू के काल में, फिर जब कांडक शुरू होते हैं क्षपणा में तब भी होता है गुण संक्रमण। गुणित प्रमाण में वो सम्यक मिथ्यात्व रूप से परिणमित होते हैं वहाँ भी। हाँ, और वहाँ पर लास्ट जो फाली है उसमें सर्व संक्रमण कहेंगे। तो अभी ये उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण का स्वामी कौन है, ये बात जब देखनी है तो पहले जीव कौन सा लिया? तो गुणित कर्मोंशिक जीव, जो 7वीं पृथ्वी से निकला। गुणित कर्मोंशिक के लिए जो कंडीशंस हमने पहले भी सीखी थी कि कर्म स्थिति प्रमाण बादर एकेंद्रियों में घूमा, फिर वहाँ से निकला, त्रस की स्थिति प्रमाण वो त्रस में घूमा और लास्ट में जाके वो नरक में उत्पन्न हुआ। वहाँ भी 2 भव किए उसने नरक के, 7वें नरक के बीच में जो पंचेंद्रिय का योग्य है उस करके फिर नरक में गया। यानी उसमें योगावास, भवावास, अब्धावास वो सब लागू करना। तो ऐसा जीव 7वीं पृथ्वी से निकला, यानी उसके सत्ता में उत्कृष्ट प्रदेश थे। फिर आगे के सूत्र में क्या कहा? वहां से निकलकर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में 2-3 भव धारण किए, क्योंकि उसके बिना वो मनुष्य में नहीं आ सकता। इसलिए फिर
अंतर्मूर्त में मनुष्य में आ गया, यानी वहाँ अभी त्रस की अंतिम स्थिति थी तो एकेंद्रिय में भी जाना पड़े उसको, फिर भी वहाँ अंतर्मूर्त के 2-3 भोग करके वो मनुष्य में आ गया। मनुष्य में आने के बाद अतिशीघ्र दर्शन मुनि के लिए, क्षपणा के लिए उद्यत हुआ, यानी वहाँ उसने प्रथमोक्षण सम्यक भी प्राप्त किया, फिर अंतर्मूर्त में वेदक भी होगा, अनंत अनुबंधी की विषयोजना भी की और अभी मिथ्यात्व की क्षपणा शुरू की उसने। और जिस समय मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व में सर्व संक्रम रूप से परिणमित हुआ, क्योंकि मिथ्यात्व का मैक्सिमम द्रव्य तो अभी पड़ा था अंतिम खाली तक, वो सबका सब संक्रमित हुआ, तब उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम कहलाएगा। ये तो बात कल हुई थी अपनी। अब सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जब ऐसा पूछते तो पहली बात फिर सोचनी है, सम्यक प्रकृति का संक्रमण किसको होता है? बोलो प्रेरणा दो। हाँ बरोबर है, मिथ्या दृष्टि को होता है। कौन से संक्रमण होते हैं? तो मिथ्यात्व में आते ही अधप्रवृत्त संक्रमण होता है, बाद में उद्वेलना संक्रमण होता है, अंतिम कांडक में गुण संक्रमण होता है और लास्ट फाली में तो सर्व संक्रमण होता है। हाँ विद्या को छोड़ो, क्यों? विद्या संक्रमण कहाँ होता है? चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में। वहां तो सम्यक प्रकृति का संक्रमण होता ही नहीं, छठे तक कुछ होता है। हाँ विद्या संक्रमण, विद्या संक्रमण कहाँ तक होता है? सातवें में लेना पड़े, स्वस्थान में होगा, सातिशय में नहीं होगा। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। कल हमने इसे देखा था, सातवें में नहीं है। नहीं, सातवें के स्वस्थान में नहीं है, ऐसा होगा। सातवें के वेदक समय दृष्टि के, वेदक समय दृष्टि के होगा। द्वितीयोक्षर नहीं, वो निकाल देना आप, जो लिखा होगा तो निकालना उसको। कल हमने इसे देखा था कि सातवें में विद्या संक्रमण नहीं है। यहाँ से पढ़ के नहीं देखा था हमने, वेदक के होगा। साथी से आप प्रकट को नहीं। एक मिनट, ये कहाँ गया? पंचभागार्थ लिखा लास्ट में। विद्या संक्रमण देखो, हो ही गए संतनी, गुण श्रेणी कांडघात वगैरह होने के पश्चात जो होता है उसको विद्या संक्रमण कहा था। असंयत आदि अप्रमत्त पर्यंत होता है। बंध की विच्छित्ति होने पर असंयत आदि से लेकर अप्रमत्त तक विद्या संक्रमण होता है। कल भी आपने बात की थी सातवें में होगा नहीं होगा, तो वो तो सातिशय में नहीं होगा, द्वितीयोक्षर में, या तो वेदक सम्यक्त की बात है। हाँ, जिसके बंधे विच्छित्ति हो गई है, ऐसे जो प्रकृतियां हैं उनको चौथे से सातवें तक विद्या संक्रमण होगा। जिनकी बंधे विच्छित्ति नहीं होगी उनका अधः प्रवृत्त संक्रमण चलता है, जैसे हमने ज्ञानावरणादि की बात देखी थी। और जिनकी बद्ध विच्छित्ति हो गई है उनका विद्या संक्रमण होता है। हम सम्यक प्रकृति की बात देख रहे थे, तो सम्यक प्रकृति में हमने अभी अभी कौन कौन से संक्रमण होते हुए देखा था? अधः प्रवृत्त संक्रमण, उसके बाद उद्वेलना शुरू होता है, फिर सम्यक प्रकृति में नहीं होते, सम्यक मिथ्यात्व में होते हैं। सम्यक प्रकृति में विद्या संक्रमण नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को सम्यक प्रकृति के संक्रमण होता ही नहीं है। उसका उदय है परंतु उसका संक्रमण नहीं है। तो अभी यहाँ पर भी कौन है उसका, तो उसमें उत्कृष्ट किसके होगा? संक्रमण हमने देखे जो 4 टाइप के, उसमें अधिक किसमें होते हैं परमाणु? अधः प्रवृत्त में। हमने कल नंबरिंग देखा था ना? हाँ, अल्प बहुत्व में देखा था, अधः प्रवृत्त अल्प बहुत्व में देखा था। सम्यक प्रकृति में अधः प्रवृत्त संक्रमण सबसे ज्यादा देखा था, बाद में सर्व संक्रमण देखा था, क्योंकि आते ही वहाँ परमाणु बहुत है ना, और उसका भागाहार भी छोटा है,
सर्व संक्रमण का, तो वहाँ उसका मैक्सिमम द्रव्य मैक्सिमम परमाणु होता है। मिथ्यात्व में हमने नहीं लिया था क्योंकि मिथ्यात्व में अधप्रवृत्त संक्रमण होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर पहला ही नंबर सर्व संक्रमण का था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे 179 पृष्ठ पर सूत्र पढ़ेंगे। जिस गुणित कर्मांशिक सातवीं पृथ्वी के नारकी के अंतर्मूर्त बाद मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होगा की बात है। यानी अभी वो गुणित कर्मांश रूप से बाकी सारे कंडीशंस पूरे करते करते आया है। यदि चालू रहता तो अंतर्मूर्त के बाद मिथ्यात्व का मैक्सिमम हो जाता, तो अंतर्मूर्त पहले ही सम्यक्त्व को उत्पन्न कर फिर सबसे उत्कृष्ट पूर्णा के द्वारा सम्यक्त्व को पूरी किया, यानी औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया। तो शुरू में उसका गुण संक्रमण होता है। गुण संक्रमण का अंतर्मूर्त है, वो भी छोटा बड़ा हो सकता है, और उसमें गुण संक्रमण का जो प्रमाण है वो भी कम अधिक हो सकता है। तो उसने मैक्सिमम सम्यक रूप से परिणमित किया। पहले सम्यक प्रकृति प्रदेश मैक्सिमम हो जाएंगे, बाद में उसका जब मिथ्यात्व में आएगा तब उसका अध प्रवृत्त मैक्सिमम होगा। तदनंतर जो उपशम सम्यक्त्व के काल के पूरा होने पर मिथ्यात्व की उदीर्णा कर रहा है, यानी अभी मिथ्यात्व का उदय शुरू हुआ है। उदीर्णा शब्द इसलिए लिया है क्योंकि अभी तो उपशमित थे और अंतर में कोई निषेध थे नहीं, और उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण हुआ और नीचे तो अंतर था। अब उदीर्णा के द्वारा वो उदय में आ जाएगा, अंतर पूरा करके, इसलिए उदीर्णा शब्द डाला। ऐसे प्रथम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक्त्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय शुरू हुआ है तभी तो इसका सम्यक्त्व का संक्रमण शुरू हो जाएगा, और वो मिथ्यात्व का बंध भी हो रहा है वहां पर। तो बंधने वाले में वहां दर्शन मोहिनी में तो मिथ्यात्व में संक्रमण होगा उसका। अभी इसी के डिटेल्स हम पढ़ेंगे। कल तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ पर गुणित कर्मांशिक पद के निर्देश द्वारा अगुणित कर्मांशिक का निषेध किया गया, क्योंकि जिसके मिथ्यात्व मैक्सिमम होगा वो मिथ्यात्व टर्न होकर सम्यक्त्व मैक्सिमम मिलेगा। परमाणु की संख्या की बात है यहाँ पर। सातवीं पृथ्वी का नारकी इस पद के निर्देश द्वारा भी जो नारकी नहीं है या अन्य पृथ्वियों के नारकी है उनका निषेध किया गया जानना चाहिए, क्योंकि गुणित कर्मांशिक के लिए जो कंडीशंस बताए हैं उसमें ये सातवीं पृथ्वी का नारकी ये कंडीशन बताई थी। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म अंतर्मूर्त में होगा, ऐसी अवस्था में सम्यक्त्व को उत्पन्न किया। यानी अंतर्मूर्त और ऐसे ही चलता तो उसको मैक्सिमम हो जाता, परंतु मैक्सिमम होता तो वहां तो उसके सम्यक्त्व प्राप्ति की कोई बात नहीं है, तो उसके पहले ही सम्यक्त्व प्राप्त कराना। ऐसा कहने पर इससे इस अवस्था विशेष में तीनों ही करणों को करके उसने प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न किया, यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व को उत्पन्न किया। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। सबसे उत्कृष्ट पूर्णा के द्वारा सम्यक्त्व को पूरित किया। एक को आधा चाहिए, सम्यक्त्व को पूरित किया। ऐसा कहने पर उससे सबसे जघन्य गुणसंक्रम भागहार और सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रम काल के द्वारा, क्या कहते हैं, गुण संक्रमित होने वाले जो परमाणु की संख्या है वो कैसे होती है, तो जो वहाँ परमाणु का प्रमाण है उसको गुण संक्रमण भागाहार से भाग देते हैं, और जो संख्या आएगी उतने एक समय में संक्रमित होते हैं। जहाँ भागहार छोटा द्रव्य बड़ा, वहाँ परमाणु ज्यादा, इसलिए पहले क्या लिखा, जघन्य गुण संक्रम भागहार, यानी भागहार छोटा इसलिए परमाणु अधिक परिणमित हो गए, संक्रमित हो गए। और सबसे उत्कृष्ट गुण संक्रम काल, गुण संक्रम का काल कितना है, अंतर्मूर्त। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के शुरू में गुण संक्रमण होता है, बाद में विद्या संक्रमण होता है। तो जो अंतर्मूर्त का काल है उसमें भी वेरिएशन होगा ना, जघन्य उत्कृष्ट, तो उसमें से उत्कृष्ट काल लेना।
सम्यक्त्व को पूरित किया। सम्यक्त्व को पूरित किया यानी मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तैयार हुई। हमारा विषय सम्यक प्रकृति का है, इसलिए सम्यक्त्व को पूरित किया लिखा। गुण संक्रमण के काल में प्रत्येक समय में वो असंख्यात विभाग प्रमाण परमाणु सम्यक सम्यक मिथ्यात्व रूप से परिणमित होते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार पूरित करके क्रम से मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, यानी गुण संक्रमण के काल में उसने उसमें संक्रमित किया। फिर विद्या संक्रमण में जो कुछ हुआ और हुआ, उसको इतना लिया नहीं, क्योंकि उसमें परमाणु बहुत कम उसमें संक्रमित होते हैं। तो जब क्रम से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी एक अंतर्मुहूर्त बाद और भी सम्यक तो चल रहा उसका, बाद में वो मिथ्यात्व में आया। उस जीव के प्रथम समय में ही प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, अन्यत्र नहीं। क्यों? वहां क्या शुरू होता है उसका? अधः प्रवृत्त संक्रमण। क्योंकि पहले समय में जितने परमाणु है उसको अधः प्रवृत्त भागाहार से भाग देंगे, उतने परमाणु पहले समय में संक्रमित हो गए। दूसरे समय में अभी परमाणु कम बचे ना, वही उसी भागाहार से भाग देंगे, तो दूसरे समय से संख्या कम होती चली जाएगी। इसलिए पहला समय लिया, अधः प्रवृत्त संक्रमण का पहला समय। जिस समय मिथ्यात्व में आया उसी समय, हाँ, उपशम सम्यक्त्व का काल, तब तक तो सम्य दृष्टि था। नेक्स्ट समय में मिथ्या दृष्टि हुआ, हाँ अंतर था, परंतु वो पहले ही समय से मिथ्यात्व का उदय शुरू होता है, बंध भी शुरू हो जाता है। हाँ, एक समय में नीचे आते हैं, उदय भी शुरू हो जाता है। पहले तो अंतर था ना, अंतरकरण करके उपशम किया था। अंतर के नीचे प्रथम स्थिति थी, ऊपर द्वितीय स्थिति थी। पहली स्थिति पूरी होगी तभी तो उसका मिथ्यात्व नष्ट होकर उसके सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। अब अंतर तो बड़ा है और उपशम सम्यक्त्व का काल तो छोटा है, तो उसके बाद भी ऊपर अंतर पड़ा है। तो जब उपशम सम्यक्त्व कंप्लीट हुआ तो ये बीच में अंतर था भी, तो मिथ्यात्व के परमाणु उदीर्ण होकर वहाँ निश्चय रचना भी होती है और उदय भी शुरू हो जाता है। और मिथ्यात्व में आते ही सम्यक प्रकृति का संक्रमण चालू हो गया, अधः प्रवृत्त संक्रमण। अंतःपूरण की क्रिया मिथ्यात्व आने के बाद ही होती है। हाँ, मिथ्यात्व उसी समय वही, क्योंकि जब तक उपशमित है तो तब तक उसमें कुछ नहीं हो सकता। अभी उसका उपशम छूट गया, उपशम अवस्था निकल गई। अभी हमने जो बात करी मिथ्यात्व में आया, हाँ, उसके पहले समय में जितना समय का प्रकृति का जो उसने मिथ्यात्व में कन्वर्ट किया, मिथ्यात्व में नहीं किया। मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति रूप हुआ था उपशम सम्यक्त्व के काल में। अभी वो मिथ्यात्व में आया, आते ही पहले समय से अधः प्रवृत्त संक्रमण चालू हो गया। उस समय उसका मैक्सिमम है द्रव्य, सम्यक प्रकृति की। सम्यक मिथ्यात्व का तो क्षपणा में लेंगे हम। क्यों? सम्यक मिथ्यात्व की भी यहाँ अधः प्रवृत्त संक्रमणा हो रही है, परंतु इसकी अपेक्षा से सारा मिथ्यात्व का द्रव्य वहां मिलने वाला है उसको क्षपणा में। जब उस रूप हो जाएगा और बाद में वो सर्वोपशमना करे, सर्व संक्रमण करेगा, तब उसका मैक्सिमम होगा। इसलिए दोनों को ही अधः प्रवृत्त संक्रमण में नहीं लिया है। एक बात, क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो सम्यक प्रकृति का संक्रमण होता ही नहीं, परंतु सम्यक दृष्टि को सम्यक मिथ्यात्व का होता है, सम्यक प्रकृति रूप होता है। एक डिफरेंस ये है, इसलिए उसको वहां लिया। अब पहले ही समय में होता है, अन्यत्र नहीं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए तदनंतर उपशम सम्यक्त्व के काल के समाप्त होने पर, यानी उपशम सम्यक्त्व हो गया उसका, अब मिथ्यात्व की अवस्था भी शुरू हुई, मिथ्यात्व की उदीर्णा भी चल रही है, वहाँ मिथ्यात्व का उदय भी शुरू है, बंध भी शुरू है, और यहाँ सम्यक प्रकृति का संक्रमण भी चालू हो गया। सभी एट ए टाइम चालू हो जाएंगे। तो मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाले जीव के इत्यादि रूप से यह वचन दिया। उक्त कथन का यह तात्पर्य है, जो उस प्रकार से सम्यक्त्व को पूरित कर
उस प्रकार से सम्यक्त्व को पूरित करने का कार्य तो सम्यक्त्व अवस्था में हुआ। उस द्रव्य को नष्ट किए बिना क्यों? उपशम काल है। उपशम सम्यक्त्व के काल में सम्यक प्रकृति का उदय है कि नहीं है? क्या क्या पूछा? उपशम सम्यक्त्व के काल में सम्यक प्रकृति का उदय है क्या? नहीं है, किसी का नहीं है। यानी वो मिथ्यात्व में से ये प्रकृति तैयार तो हुई है और हर समय असंख्यात गुणाक्रम से तैयार हुई है, परंतु उसमें से नष्ट कुछ नहीं हुआ है। इसलिए वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना ही उसको मिथ्यात्व मिला है। वेदक सम्यक्त्व में उदय रूप होकर थोड़ा तो निकल जाता है। यहाँ तो जितना सम्यक प्रकृति में तैयार हुए हैं वो सारा द्रव्य वहीं पर पड़ा है। मिथ्यात्व में आने पर उसका अनप्रवृत्त संक्रमण होगा। देखो यहाँ नीचे से तीसरी लाइन में कि मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाले जीव के इत्यादि रूप से यह वचन दिया। उसका तात्पर्य है कि जो उस प्रकार से सम्यक्त्व को पूरित कर, ये कब किया? उपशम सम्यक्त्व के काल में उस द्रव्य को नष्ट किए बिना का अर्थ ख्याल में आया? उपशम सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व भी बनी। हम यहाँ सम्यक्त्व की बात कर रहे, सम्यक प्रकृति तैयार हुई है, प्रति समय वो गुण संक्रमण के रूप से तैयार हुई, परंतु उसमें से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि नष्ट होने के लिए उदय रूप होकर या अन्य रूप परिणमित होकर नष्ट हो सकती है, परंतु ये कोई सवाल ही नहीं यहाँ पर। तो नष्ट किए बिना अंतर्मूर्त प्रमाण सम्यक्त्व के काल को पालन कर, क्योंकि उपशम का काल अंतर्मूर्त है, उसके अंत में मिथ्यात्व की उदीर्णा करता हुआ प्रथम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि हो गया। ये वर्ती हुआ, प्रथम समयवर्ती 180 पर आ गया। उस प्रथम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व का संबंध होता है। शंका, यहीं पर उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ, इसका क्या कारण है? सम्यक प्रकृति में हमने 4 प्रकार के संक्रमण देखे थे। कौन सा नहीं है देखा था? विद्या संक्रमण नहीं, बाकी 4 है। उसमें सबसे अधिक परमाणु ये अध प्रवृत्त में भी, वो भी पहले समय में होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर उत्कृष्ट स्वामित्व क्यों दिया? समाधान, क्योंकि उस अवस्था में मिथ्यात्व गुण निमित्तक सर्वोत्कृष्ट अध प्रवृत्त संक्रम रूप पर्याय के द्वारा सम्यक्त्व के द्रव्य को मिथ्यात्व रूप से परिणमन देखा जाता है। मेरा सवाल है, यहाँ सम्यक प्रकृति अकेले मिथ्यात्व में परिणमित होगी कि सम्यक मिथ्यात्व में भी होगी? दोषी सर, क्यों? हाँ, प्रतिग्रह प्रकृतियाँ कितनी है? बंधने वाले में संक्रमित होती है ना? अभी हाँ, बंधने वाले के बाद वो सम्यक दृष्टि के नहीं, उसका सम्यक मिथ्यात्व भी सम्यक प्रकृति रूप होता है, परंतु हमने देखा था प्रतिग्रह प्रकृतियों में 22 ही कहा था, 23 नहीं कहा था। ख्याल है ना? सम्यक मिथ्यात्व तो सम्यक प्रकृति रूप होता है सम्यक दृष्टि के, परंतु मिथ्यात्व में सम्यक प्रकृति हो या सम्यक मिथ्यात्व हो, ये मिथ्यात्व में संक्रमित होगी। हम तो ऐसे समझते थे ना, ये इसमें वो उसमें चला जाता है, क्योंकि प्रतिग्रह प्रकृति हमने देखी थी, याद है? मिथ्यात्व में कितनी देखी थी? 22 ही देखी थी। सम्यक मिथ्या, हाँ है ना वहाँ पर। तीसरे में संक्रमण ही नहीं है, दर्शन होने का, उसका उदय है। वहाँ उसका संक्रमण यानी कैसा संक्रमण है?
एक समय वाला वैसा संक्रमण, यानी थ्यूक वाला है, उदय रूप होता है ना, हाँ वैसा है। देखो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर शंका समाधान हुआ। अभी आगे का सूत्र। चौथे गुणस्थान में हमने 17 प्रकृति प्रतिग्रह रूप लिखी थी क्या 19? बंधने वाली 17 है ना, हाँ। परंतु दर्शन मोनी के 2 लिए थे। सम्यक समय मिथ्या तो भी प्रतिग्रह है वहां पर, हाँ। तो वहां 19 लिए थे। 19 ली थी। 19 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। जहाँ सपना हो गई है। क्षायिक वाले की तो 17 ही होगी। सत्रह का बंधन है ना वहां पर मोनी का। वो वैसी कंडीशन मिथ्यात्व में नहीं डाली थी कि बंधने वाली 22 है और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैंने जो अभी प्रश्न पूछा था, सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व में भी जाती है क्या? मिथ्यात्व अवस्था में तो नहीं जाती। हो जाती है। हम तो ऐसे समझते थे ना, ऐसा उल्टा होता है, फिर उद्वेलना में ऐसा उसमें जाता होगा, कुछ उसमें जाता होगा, कुछ मिथ्यात्व, ऐसा नहीं है। हाँ, डायरेक्ट मिथ्यात्व में ही जाएगा, परंतु जब मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व तैयार होते हैं, तो पहले समय में दोनों तैयार होती है प्रकृतियां, और दूसरे समय से सम्यक मिथ्यात्व भी सम्यक प्रकृति रूप होने लगता है सम्यक दृष्टि पर। परंतु यहाँ उल्टा संक्रमण चल रहा है उद्वेलना वगैरह में, तो उसमें नहीं जाती, वो सम्यक मिथ्यात्व में नहीं जाती। सो उद्वेलना भी इसी तरह लेना है कि सम्यक डायरेक्ट प्रकृति मिथ्यात्व में ही मिथ्यात्व जाएगा। रूपी होगा, हाँ। और पीछे सम्यक मिथ्यात्व भी मिथ्यात्व हाँ, होगा। वो तो प्रकृति संक्रमण ही है ना, पहले मूल में। वो सी लिखा कि सो है, सी उण अधापवत्त संक्रमो, और वह अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। पहले में क्या लिखा है? स्वामित्व में प्रथम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के होता है। अब वो कौन सा संक्रमण है वहां पर? तो अधप्रवृत्त संक्रमण है, और वह स्वामित्व के समय होने वाला अधप्रवृत्त संक्रमण ही है, अन्य नहीं। शंका, ये शंका के लिए साइन लिखिए फ्लावर की, वो नहीं चाहिए, सूत्र के लिए लिखते हो। ऐसा क्यों होता है? समाधान, क्योंकि बंध का संबंध नहीं होने पर भी स्वभाव से ही सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में अंतर्मूर्त काल तक अधप्रवृत्त संक्रमण की प्रवृत्ति की संभावना स्वीकार की गई है। यानी वो अंतर्मूर्त तक अधप्रवृत्त संक्रमण ही होता है। यहाँ तो पूरा सम्यक मिथ्यात्व तो कन्वर्ट होगा। सम्यक मिथ्यात्व भी मिथ्यात्व। हाँ हाँ होगा ही, दोनों ही हो रहे हैं। यहाँ अपनी बात सम्यक की चल रही थी, इसलिए हमने उसका नाम नहीं लिया था। दोनों का ही अधप्रवृत्त संक्रमण इस पोजीशन पर है। अब कहते, इस द्वारा उद्वेलना की अंतिम फाली की अपेक्षा स्वामित्व के विधान की आशंका का निषेध हो गया। यानी उद्वेलना की अंतिम फाली में जो सर्व संक्रमण है, उसमें उत्कृष्ट स्वामित्व कोई सोच सकता है, तो ऐसा नहीं है, ये बात बताना चाहते। क्योंकि अधप्रवृत्त भागार से उद्वेलना के भीतर नाना गुणानि शलाकाओं की अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी होती है। क्या कहना चाहते हैं? ये अधप्रवृत्त संक्रमण पहले समय में होता है, मिथ्यात्व रूप हो गए, परमाणु कम हो गए। अब उसके बाद अंतर्मूर्त के बाद उद्वेलना चालू हो गई, तो उद्वेलना में कम परमाणु परिणमित होते हैं, फिर भी होते होते क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, प्रमाण आधा हो जाएगा।
फिर और घटते चले जाएगा, आधे का भी आधा होगा, फिर और घटेगा तो उसके भी आधा होगा। एक बार आधा होता तो उसको कहेंगे 1 गुना हानि हुई, 2 गुना हानि हुई, 4 गुना हानि हुई, जितनी होगी टोटल उसको कहेंगे नाना गुना हानि। तो द्रव्य कितना कम हो गया, तो आधा, आधे का आधा, आधे का आधा, आधे का आधा, तो जितनी बार आधा हुआ ना, जिसको कहेंगे नाना गुना हानि, उतने 2 लिखकर आपस में गुणा करना। जैसे 4 बार आधा होगा तो कितना रह जाएगा, 4 बार द्रव्य आधा आधा हुआ, 1/4 हो जाएगा ना, नहीं 16वां भाग हो जाएगा, 16वां भाग रह जाएगा। हाँ 16वां भाग, यानी 4 बार आधा होता है, यानी 4 गुना हानि की अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी हुई। 16। देखो अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ गुना हानि है ना, नाना गुना हानि, उतनी बार 2 लिख लिखना, के गुणा करना। आपस में गुणा करना, उसी को कहते हैं अन्योन्य अभ्यस्त राशि। 4 बार की 16 हो जाएगी। तो जहाँ नाना गुना हानि 4 है, हम कहेंगे परमाणु आधे आधे होते होते 4 गुना हानियां बीत गई, तो परमाणु कितने कम हो गए, 16 गुना हीन हो गए, यानी 16वें भाग प्रमाण रह गए। यही बात यहाँ कहते हैं कि अध प्रवृत्त भागार से उद्वेलना काल के भीतर नाना गुणहानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी होती है, यानी इतने गुना उसका लॉस हो गया परमाणुओं का, अभी इतना ही बाकी रह गया है। और अन्योन्य अभ्यस्त राशि तो इतनी छोटी है, यानी उसका अन्योन्य अभ्यस्त नहीं, अध प्रवृत्त भागार तो बहुत छोटा है। तो जहाँ भागार छोटा है वहाँ द्रव्य अधिक है, तो उससे ये असंख्यात गुना हो जाएगा। शंका, वह किस प्रमाण से जाना जाता है, इसी सूत्र से जाना जाता है। ये बात ख्याल में आई। अध प्रवृत्त भागार पहले समय में है, तब तक तो सम्यक्त्व का कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं हुआ है। पहले समय में अध प्रवृत्त भागार से भाग देकर जो संख्या आती उतने संक्रमित हुए, तो वहाँ भागार छोटा है। अब अंतर्मूर्ति के बाद उद्वेलना चालू हो जाती है, तो उद्वेलना होते 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 तो कितना द्रव्य शेष रहा लास्ट में, क्योंकि प्रश्न क्या था, उद्वेलना के अंतिम कांडक में सर्व संक्रमण होता है, वहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व होगा, तो कहते वहाँ इतना थोड़ा द्रव्य बचा है, इतनी बार वो आधा आधा हुआ है, तो वो कितनी बार हुआ, तो उसको कहेंगे नाना गुणहानि शलाका है। उसकी जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि है उतना वो रह गया शेष, उतने वहाँ भाग शेष रह गया। जैसे हमने देखा ना 4 नाना गुणहानि होगी तो उसकी अन्योन्य अभ्यस्त 16 होती है, तो 16वां भाग शेष रहा, इतनी बार हीन 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 होते होते। ऐसे यहाँ पर भी ये जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि है वो असंख्यात गुणी है, किसके, वो पहले समय में भागार देखा था उससे, यानी द्रव्य इतना शेष रह गया है, असंख्यातवा भाग। ख्याल में आई बात। अब आगे नीचे से चौथी लाइन, यहाँ पर स्वामित्व रूप से विषय किए गए द्रव्य के प्रमाण का अनुगम करने पर, अब ये जो द्रव्य का प्रमाण बताते हैं, उत्कृष्ट किसको होता है वो तो बता दिया, तो वहाँ कितना प्रमाण, द्रव्य कितना परिणमित होता है, कितना संक्रमित होता है, उसका प्रमाण कितना है परमाणुओं का, तो कहते हैं 1.5 गुणहानि से गुणित उत्कृष्ट समय प्रबंध को स्थापित कर। ये समय प्रबंध किसका होगा, सम्यक तो होगा कि मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का। तो जब मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा हुआ मिथ्यात्व बनते समय कितना बनता है, तो समय प्रबंध, उसका 7वां भाग मोहिनी में आता है, उसका जो कुछ भाग अनंतवा मिथ्यात्व में आता है, फिर भी उसको हम मिथ्यात्व का समय प्रबंध कहेंगे। बंद होने के बाद सभी कर्मों में डिस्ट्रीब्यूशन होने के पश्चात मिथ्यात्व के खाते में जो आया है एक समय में, उसको हम मिथ्यात्व का समय प्रबंध कहेंगे। अब सत्ता में हमेशा कितना पड़ा रहता है, तो 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबंध। ये सत्ता में परमाणुओं की संख्या बताते हैं। हमें परमाणु की संख्या बढ़ानी है तो क्या करेंगे, उत्कृष्ट समय प्रबंध करेंगे। उसके लिए जो कोई योग आदि जो आवश्यक कंडीशन है उसको समझ लेना। तो कहते 1.5 गुणहानि से गुणित उत्कृष्ट समय प्रबंध को स्थापित कर। ये मिथ्यात्व के उत्कृष्ट परमाणु यहाँ हमें मिल गए। उसमें से
गुण संक्रम के द्वारा सम्यक्त्व के ऊपर संक्रांत हुए द्रव्य की इच्छा से। अभी हमें सम्यक प्रकृति में कितना द्रव्य आया है उसको निकालना है। तो पहले दूसरे तीसरे समय से अंतर मुहूर्त तक गुण संक्रमण हुआ था, तभी तो सम्यक प्रकृति बनी थी। तो वो किस प्रोपोर्शन में बनी? तो वहां जो गुण संक्रमण भागार है उससे मिथ्यात्व के द्रव्य को भाग देंगे तो एक समय में इतना द्रव्य संक्रमित हुआ, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुना हुआ, तीसरे समय में उससे असंख्यात। तो कहते कि कुछ कम अंतिम गुण संक्रम भागहार को उसके भागहार रूप से स्थापित करना चाहिए। यानी गुण संक्रमण भागहार को हम स्थापित करेंगे नीचे भागहार में। क्यों? जो हमारे पास मिथ्यात्व का द्रव्य है उसको गुण संक्रमण भागहार से भाग देने पर उतना द्रव्य संक्रमित होगा। यहाँ पे कुछ कम क्यों कहा? कुछ कम क्योंकि गुण संक्रमण भागहार भी प्रत्येक समय में डिफरेंट हो गए, इसलिए अंतिम समय का अंतिम गुण संक्रमण भागहार को लिया है और खुद उसका एवरेज निकालो। एवरेज से कुछ कम हो जाएगा। हाँ, एवरेज अंतिम भागहार से एवरेज कुछ कम होगा। अंतर मुहूर्त तक गुण संक्रमण होता है, उसका थोड़ी वैल्यू कम अधिक होती है, तो उसके एवरेज निकालने के लिए कुछ कम लिखा। पुनः यानी इसमें क्या मिला हमें? सम्यक प्रकृति गुण संक्रमण भागहार के द्वारा कितनी मिली वो मिल गया। उसमें से प्रथम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के द्वारा अधः प्रवृत्त के द्वारा संक्रम कराए द्रव्य की इच्छा से, यानी हमें यहाँ सम्यक प्रकृति का द्रव्य कितना हुआ वो मिल गया। क्या किया? मिथ्यात्व के उत्कृष्ट समय प्रबद्ध को किंचित कम 1.5 गुना उससे गुणा कर दिया तो मिथ्यात्व का द्रव्य मिला। गुण संक्रमण भागहार से भाग दिया तो गुण संक्रमण होकर सम्यक प्रकृति का कितना द्रव्य मिला उसकी संख्या आ गई। अब क्या करना है? अधः प्रवृत्त संक्रमण कराना है। तो सम्यक प्रकृति का जितना द्रव्य है उसको अधः प्रवृत्त संक्रमण भागहार से भाग देना, उतना द्रव्य पहले एक समय में संक्रमित होगा मिथ्यात्व। तो कहते हैं कि अधः प्रवृत्त के द्वारा संक्रम कराए द्रव्य की इच्छा से उसके भागहार रूप से अधः प्रवृत्त संक्रम भागहार को भी स्थापित करना चाहिए। यानी अभी ऊपर क्या क्या स्थापित किया? मिथ्यात्व का उत्कृष्ट समय प्रबद्ध मल्टीप्लाइड बाय 1.5 गुना। और भागहार में क्या क्या स्थापित किया? गुण संक्रमण भागहार और अधः प्रवृत्त संक्रमण भागहार, ये 2 भागहार नीचे स्थापित किए। तो हमें पहले समय में अधः प्रवृत्त संक्रमण वाला उत्कृष्ट द्रव्य मिलेगा। इस प्रकार समझ में आ गया। हाँ, संक्रमण से भागहार से भाग दिया आपने पहले, तो वो तो द्रव्य है, टोटल द्रव्य जो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक में कन्वर्ट होगा। मिथ्यात्व से दोनों में से जो कुछ आया उसमें आ गया, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व से भी जो आया है वो मिथ्यात्व में से टर्न होके आया है। अभी हम डायरेक्ट मिथ्यात्व की बात की यहाँ पर, इसलिए वो कुछ कम में भी वो सब समा गया। जो सम्यक मिथ्यात्व जो भी गया वो भी तो गुण संक्रमण भागहार के पोषण था। जाने दो ना, मिथ्यात्व में से वहां कितना गया हमको नहीं लेना, इसमें कितना आया उसको लेना। इसमें तो सम्यक मिथ्यात्व में से भी कुछ आया है, इसलिए वो कुछ कम भागहार में वो समा गया, उतने परमाणु उसमें आ गए। यानी ऊपर क्या लिखेंगे? समय प्रबद्ध, वो भी बड़ा समय प्रबद्ध मल्टीप्लाइड बाय 1.5 गुना। और नीचे क्या लिखेंगे? गुण संक्रमण भागहार और अधः प्रवृत्त भागहार। इस प्रकार यहाँ आके 181 सेकंड लाइन, इस प्रकार स्थापित करने पर प्रकृत स्वामित्व का विषयभूत द्रव्य आता है। पहले समय में अधः प्रवृत्त संक्रमण में कितना द्रव्य संक्रमित हुआ उसका प्रमाण आता है। इस प्रकार सम्यक्त्व के स्वामित्व का अनुगम करके अब सम्यक मिथ्यात्व के स्वामित्व का व्याख्यान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये बात ख्याल में आई ना? सम्यक प्रकृति की अधः प्रवृत्त संक्रमण सबसे ज्यादा है उसके लिए। अब सम्यक मिथ्यात्व में
सम्मामिच्छत तस्य उत्कर्षो पदेश संक्रमो कस्य। सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। जेन मिच्छत तस्य उत्कर्ष पदे सगम सम्मामिच्छत्ते पक्षित्तम तेनेव जाधे सम्मामिच्छत्तम सम्मत्ते संपक्षित्तम ताधे तस्य सम्मामिच्छत तस्य उत्कर्षो पदेश संक्रमो। क्या कहना चाहते हैं? कुछ ख्याल में है? पहले हमने देखा था मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? सातवें नरक से आने वाला मनुष्य 7वें नरक से निकला है गुणित कर्मौशिक जी। पंचेंद्रिय में 2-3 भोग कर दिए, एक इंद्रिय में गया, फिर मिथ्या मनुष्य में उत्पन्न हुआ। 8 साल में ही दर्शनों की क्षपणा से उसमें उद्यत हो गया। और क्षपणा में जब सर्व संक्रमण किया तब उसका मिथ्यात्व का द्रव्य मैक्सिमम था संक्रमण होने वाला। मिथ्यात्व का जितना कुछ है वो सारा का सारा सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो गया। वही जीव अभी अंतर्मुहूर्त में क्या करेगा? वो सम्यक मिथ्यात्व के भी संक्रमण चल रहा है, उसका कांडक भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जब अंतिम थाली उसकी सम्यक रूप से परिणमित होगी तब उसमें मैक्सिमम द्रव्य था, वो सारा का सारा सर्व संक्रमण के द्वारा परिणमित हुआ है। सम्यक प्रकृति में तो अध प्रवृत्त संक्रमण का पहला समय लिया, वहां सम्यक मिथ्यात्व का भी अध प्रवृत्त संक्रमण हो रहा है, परंतु उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में यहाँ तो मिथ्यात्व का सारा द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में हुआ है और दोनों का मिलकर अभी सम्यक रूप से हो रहा है, तो वहां द्रव्य बहुत ज्यादा है। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व में उत्कृष्ट संक्रमण किसके हैं? क्षपणा में लास्ट तो उसके लिए खाली क्षपणा में नहीं, जिसने मिथ्यात्व का उत्कृष्ट किया था सर्व संक्रमण, ऐसे जीव की बात लेने वाली, वो कंडीशन डालनी आवश्यक है। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे। जिसने मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र को सम्यक मिथ्यात्व में प्रक्षिप्त किया, वही जब सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में प्रक्षिप्त करता है। वो जब समय में उसमें प्रक्षिप्त हुआ उसी समय नहीं लिया, क्योंकि यहाँ उसमें से संक्रमण कब होता है उसकी बात की। प्रदेश विभक्ति अगर देखते कि सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य मैक्सिमम कब होता है? कभी मिथ्यात्व का मैक्सिमम द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में कब? जब मिथ्यात्व सारा संक्रमित होकर सम्यक मिथ्यात्व, तब उस समय सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य उत्कृष्ट है। अब यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे, उसमें से अन्य रूप संक्रमित होने वाले परमाणु की बात कर रहे हैं। यानी प्रदेश विभक्ति में और प्रदेश संक्रमण में ये डिफरेंस होगा। ख्याल में आई बात? सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य कब मैक्सिमम होता है? जब मिथ्यात्व में से सारा आता है तब पहले समय। उसके बाद भी उसका संक्रमण तो चलेगा सम्यक प्रकृति रूप से, परंतु मैक्सिमम संक्रमण कब होता है? लास्ट तो सर्व संक्रमण अंतिम फाली। इस स्वामित्व सूत्र की अर्थ प्ररूपणा सुगम है, इसलिए समुदाय रूप अर्थ का विवरण ही करते हैं। यथा जिस गुणित कर्मौशिक जीव ने मनुष्य गति में आकर अतिशीघ्र दर्शन मुनि की क्षपणा के लिए उद्यत होकर क्रम से अध प्रवृत्त और अपूर्वकरण को बिताकर अनिवृत्तिकरण के संख्यातवे भाग शेष रहने पर अपने असंख्यातवे भाग रूप गुण श्रेणी निर्जरा सहित गुण संक्रम द्रव्य से हीन मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र को सर्व संक्रम के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व में त्व करना। ये मिथ्या भी बराबर करना, इसको फिर देखते हैं क्या कहना चाहता है। क्या क्या किया? दर्शन मोह की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। पहले में 3 करण परिणाम करता है तो अध प्रवृत्त करता है, अपूर्वकरण करता है। उसमें तो स्थिति कांड घात, अनुभव कांड घात ही होते हैं अपूर्वकरण में, परंतु गुण संक्रमण नहीं होता। तो गुण संक्रमण कब होगा? अनिवृत्तिकरण नहीं होगा। तो यही बात लिखी है, अध प्रवृत्त और अपूर्वकरण को बिताकर
अनिवृत्तिकरण के संख्यातवे भाग शेष रहने पर, यानी संख्यात बहुभाग बीत जाने पर अपने असंख्यातवे भाग रूप गुण श्रेणी निर्जरा सहित गुण संक्रम द्रव्य, यानी वहां गुण श्रेणी भी चल रही है और गुण संक्रमण भी चल रहा है। ये चलूंगा अनिवृत्तिकरण में गुण संक्रमण होता है हमेशा। हाँ। या फिर ये संख्यात विभाग बाकी रहने पर क्यों लिखा है? देखो, क्योंकि अंतिम समय तक ये गुण संक्रमण नहीं चलेगा। असंख्यात्वा भागहीन हो गया। अभी ये मिथ्यात्व द्रव्य की बात चल रही है। हाँ अभी सम्यक मिथ्यात्व की बात उठाई नहीं है। हाँ बराबर है। फिर देखो देखो क्या क्या अदप प्रवृत्तन अपूर्वकरण को बिताया और अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीत गया, संख्यात्वा भाग शेष रहा है। अब यहाँ कहते हैं कि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र को, तो यहाँ पर मिथ्यात्व का कितना प्रदेशाग्र शेष रहा है, तो अब तक गुण संक्रमण के और गुण श्रेणी के द्वारा जो कुछ निकल गया वो निकल गया। ये केवल यहाँ की बात नहीं, अभी तक मिथ्यात्व में से कितना द्रव्य नष्ट हो गया उसकी बात है। मिथ्यात्व का कितना द्रव्य शेष रहा है? बहुभाग शेष रहा है। असंख्यात्वा भाग अब तक नष्ट हुआ। कब तक नष्ट हुआ? जब प्रथमोपशन समय को प्राप्त किया तब नष्ट हुआ था। तब तो गुण श्रेणी रूप से उसकी निर्जरा हुई थी। और अब क्या हो रहा है? अब गुण संक्रमण के द्वारा कुछ नष्ट हुआ है। अब भी हुआ और उपशम समय के काल में भी कुछ हुआ है। बाकी द्रव्य तो इसमें रहा है। तो कहते हैं कि असंख्यात में भाग रूप गुण श्रेणी निर्जरा सहित गुण संक्रम द्रव्य से हीन, ये पूरा एक साथ पढ़ना। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र को, यानी मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अभी सिद्ध कर रहे हैं, जो हम पहले पढ़ चुके पहले सूत्रों में। ऐसा जीव लेना है सर्व संक्रम के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व में प्रक्षिप्त किया। ये तो प्रक्षिप्त किया। अभी हमने सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संक्रमण किसके होता है उसकी बात तो अभी देखनी बाकी है। तथा मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का स्वामी वही जीव जब सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में प्रक्षिप्त करता है। यानी इसके लिए एक अंतर्मूर्त और चला गया बीच में। वापस पहले तो उसने संक्रमण किया मिथ्यात्व का, पूरे का पूरा सम्यक मिथ्यात्व में चला गया। पूरे का पूरा उसमें से उसके शुरू से जितना बना तभी से असंख्यात भाग ही नष्ट हुआ था। सर्व संक्रमण में असंख्यात बहुभाग उसने सम्यक मिथ्यात्व में टर्न कर दिया। अब वही जीव क्यों कहा? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में भी हमको उत्कृष्ट में उत्कृष्ट द्रव्य घटित करना है। जब सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में प्रक्षिप्त करता है, वैसे प्रक्षिप्त करने का कार्य तो उसका चल रहा है। फिर भी जो अंतिम समय है, जो पूरे के पूरे इसके अंतिम फाली उस रूप हो जाती है और 8 वर्ष प्रमाण शेष रहता है सम्यक प्रकृति, उस समय की बात है। तो उस समय सम्यक मिथ्यात्व विषय उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। प्रदेश संक्रम की बात है। प्रदेश विभक्ति पूछते तो जिस समय मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व में टर्न हो गया उसी समय कहते हैं। यहाँ किसकी बात है? प्रदेश संक्रमण कब हो रहा है उत्कृष्ट? तो जब इसकी अंतिम फाली सम्यक रूप से हो जाएगी तब। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण का स्वामी वही जीव, मतलब वो तो स्वामी रहा ही नहीं ना। जो मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण का स्वामी था, हाँ वही जीव। हाँ, यानी ये उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम वाला जीव ही जब लाला है ना, जब सम्यक मिथ्यात्व को प्रक्षिप्त करता है। यानी जैसे हम ऐसा कहते हैं ना, जो पुरुष वेदी जीव को ही वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा। यानी जो पुरुष वेदी था उसी जीव को होगा आगे चलकर। मैंने कहा ना बीच में एक किसी बहन का फोन आ गया, वो गाथा पढ़कर सुनाई कि स्त्री वेद वाले को, नपुंसक वेद वाले को और पुरुष वेद वाले को भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता। स्त्री वेद और नपुंसक वेद की बात तो समझे, पर इसमें कहीं किसी को लिया ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? गाता सुना है उसने पढ़कर मुझे, कौन पर ये सब चल रहा है? अरे जिसके
तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, कब होता है? 13वें दिन होता है। 13वें में। उस समय कौन से वेद का उदय होता है? अपगत वेदी हो गया है। मैंने उसको पूछा भी, आप कौन सी मार्गणा की बात कर रहे हैं? वेद मार्गणा की अपेक्षा बोल रहे हैं कि सामान्य कथन कर रहे हैं? सामान्य कथन होगा तब कहेंगे स्त्री वेदी वाले और नपुंसक वेदी वाले जीव को तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होगा, पुरुष वेद वाले जीव को होगा। परंतु जब मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे पुरुष वेद वाले को तो भी नहीं होगा। मार्गणा में तो वेद वाले और अपगत वेदी ऐसे 2 ही कथन हो गए, और फिर वेद वालों में 3 भेद करेंगे। जब वेद मार्गणा की अपेक्षा बात करें तो कहेंगे अपगत वेदी वालों को ही तीर्थंकर का उदय होगा। जब तक वेद का उदय तब तक तो होगा नहीं, क्योंकि वेद मार्गणा में वो स्त्री वेदी है, पुरुष वेदी है, नपुंसक वेदी है, वो जब तक वेद है तब तक कहेंगे। बाद में उसी जीव को अपगत वेदी कहेंगे। ख्याल है ना? ये हम किस मार्गणा की अपेक्षा, किस अपेक्षा से बात चल रही है, उसको अगर भूल जाते हैं तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाए। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। यानी जिसने वो उत्कृष्ट संक्रमण किया था वही जीव, ये बात बतानी थी, इसलिए फिर दोबारा इतना सारा वर्णन कर दिया। इस प्रकार यह सूत्रार्थ संग्रह है, यानी सूत्रार्थ का ये विस्तार से वर्णन है। अभी तक हमने मिथ्यात्व का देखा, सम्यक मिथ्यात्व का देखा, सम्यक प्रकृति का देखा। मिथ्यात्व में किसको देखा? गुणित कर्मवंशिक से निकला है और दर्शन मोह की क्षपणा करते हुए अंत में सर्व संक्रमण किया। सम्यक्त्व का अध प्रवृत्त करण के पहले से। वही गुणित कर्मवंशिक वाला जीव है। नरक से निकलने के अंतर्मुहूर्त पहले उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया है और मिथ्यात्व में जाने पर अध प्रवृत्त के पहले समय में लिया। सम्यक मिथ्यात्व का वही दर्शन मोहिनी की क्षपणा वाला लेना, जिसने मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण किया था। वो जब सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक रूप से सर्व संक्रमण रूप से संक्रमित करता है तब उसका उत्कृष्ट है। अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये अनिवृत्तिकरण का संख्यात्व भाग शेष रहने का लिखा है, वहाँ पे मिथ्यात्व का द्रव्य नष्ट हो जाता है। ऐसे बताया कैसा होगा? क्यों इन्होंने संख्यात्व भाग के शेष रहने पर अपने असंख्यात्व भागरूप गुण श्रेणी निर्जरा रहित गुण संक्रमण द्रव्य से हीन मिथ्यात्व के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र को सर्व संक्रम के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व में प्रक्षिप्त करता है। तो वहाँ पे सब मिथ्यात्व की सत्ता नष्ट हो गई। अनिवृत्तिकरण के संख्यात्व भाग बाकी रहने पर मिथ्यात्व की सत्ता नष्ट नहीं हुई है, उसका अंतिम फाली गिर गई है। अभी एक कावली बाकी है उसकी, आवली कम एक समय एक एक उसका निषेक सम्यक मिथ्यात्व रूप से टर्न होगा। ये सम्यक रूप से होकर उदय में आएगा। अच्छा, वो आवली छोड़ी, उसको संक्रमण नहीं कहा। और जो संख्यात्व भाग शेष रहा तब उसका गुण संक्रमण वगैरह वो भी चला ना, बाद में सर्व संक्रमण होगा। उसका भी अंतर्मुहूर्त पकड़ना पड़ेगा आपको। तो सर्व संक्रमण तो एक ही समय के लिए होता है ना, परंतु उसके पहले गुण संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। उसको भी लेना ना उस समय में। संख्यात्व भाग शेष रहा तब जाके वो गुण संक्रमण होकर फिर सर्व संक्रमण हुआ। पहली फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली चल रही थी तब क्या हो रहा था? गुण संक्रमण। तो उसका काल छोड़ना कि नहीं छोड़ना? हाँ। इसलिए वो संख्यात्व का भाग शेष रहने पर। अब आगे अनंतानुबंधिनम उपकस्सो पदेश संक्रमो कस्य। अनंतानुबंधियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। याद है 12 कक्षा में कौन कौन से संक्रमण लगाए थे? विद्यात नहीं है। एक उद्वेलना नहीं, उद्वेलना नहीं, सॉरी, उद्वेलना कौन कौन सी जोड़ी ली थी? 12 कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पुरुष वेद को नहीं लिया था, स्त्रीवेद और अरति और शोक को लिया था एक साथ। उसमें उद्वेलना छोड़कर अन्य 4 होते हैं। हाँ, तो उसमें अभी हम पढ़ेंगे। उसमें भी पहला नंबर किसका लिया था? सर्व संक्रमण का लिया था ना? हाँ, सर्व संक्रमण। हाँ। अब यहाँ पढ़ेंगे, देखो पहले सूत्र पढ़ते ऊपर। सोचेव सप्तमाय पुढ़विये नेरयो, अभी उसी को छोड़ा नहीं है, सोचेव, हाँ वही। गुणित कम्मंस्यो
अंतो मुहूर्तेन एव तेसिम चेव उक्कस पदेश संतकम्मम हो ही दित्ति, यानी जिसके होने वाला था वो जीव, जैसे हमने मिथ्या तो उसको पहले प्राप्त कराया था सम्यक्त्व का उत्कृष्ट निकालने के लिए। अब यहाँ भी क्या करना, एक अंतर्मुहूर्त तो पहले उसका औपचारिक समय तो प्राप्त कराना और अनंतानुबंधी की विसर्जना कराना। तो उक्कस पदेश संतकम्मम हो ही दित्ति उक्कस जोगेन उक्कस संकिलेसेन च नीदो तदो तेन रहस्य काले शेषे। ये रहस्य काल क्या होता है? विषयों का था। रहस्य काल किसको कहा? रहस्य काल, बहुत छोटा काल। छोटा काल रहस्य काल है ना, छोटा काल, छोटा रहस्य जिसको हम कहते हैं रहस्य। रहस्य। रहस्य काले से सम्मतम उपायम, कम से कम काल शेष रहने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई उसमें। पुनो सोचेव सौवलहुम अनंतानुबंधीनम, यानी अत्यंत लघु काल में अनंतानुबंधीनम विसंजयेदुम आढ़त्तो, विसंयोजना चालू की। तस् चरिमठिदि खंडयम चरिम समय संचो माणयस तेसिम उपकस्सवो पदेश संकम। हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ? उसी सातवीं पृथ्वी के गुणित कर्मांशिक नारकी के, उसी यानी जो कोई हमने देखा था गुणित कर्मांशिक के लिए कंडीशंस, वो सब फुलफिल करने वाला अंतर्मूर्त के काल के द्वारा उन्हीं अनंतानुबंधियों का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होगा, किंतु यानी वो अंतर्मूर्त पहले उसको वो होने नहीं दिया, किंतु अंतर्मूर्त पहले ही वह उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलेश से परिणत हुआ, तो वहां उसने और ग्रहण किया। अनंतर उसने स्वल्प काल शेष रहने पर सम्यक्त्व को उत्पन्न किया। उत्कृष्ट संकलेश में तो नहीं उत्पन्न करेगा संकल्प, परंतु उसके पहले उसने उत्कृष्ट संकलेश करके और उत्कृष्ट योग के द्वारा अधिक द्रव्य ग्रहण किया, और बाद में वो यथायोग्य काल में सम्यक्त्व को प्राप्त किया उसने। यानी कि स्वल्प काल शेष रहने पर, यानी नरक के अंतिम, क्योंकि बाद में उसको मिथ्यात्व में जाना है, आयु का बंध करना है, वो कार्य भी बाकी है उसका। उसके पहले ही सम्यक्त्व को उत्पन्न किया। पुनः वही अतिशीघ्र अनंतानुबंधियों की विसंयोजना करने के लिए उद्यत हुआ। देखो अभी तो उसकी क्या आगे की अवस्था मालूम है हमको, फिर भी इस अवस्था में उसने सम्यक्त्व उत्पन्न किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी उसके लिए उद्यत हो गया। उसके अंतिम स्थिति कांडक का अंतिम समय में संक्रम करते समय अनंतानुबंधियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, यानी यहाँ उसका सर्व संक्रमण हो रहा है। उसके पहले वाली फालियों का गुण संक्रमण था, यहाँ पर सर्व संक्रमण है, तो यहाँ उसका मैक्सिमम द्रव्य है। इस सूत्र के अर्थ का कथन करते हैं। वही पहले कहे गए लक्षण वाला सातवीं पृथ्वी का गुणित कर्मांशिक नारकी जीव प्रकृत कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का स्वामी है। इस प्रकार सूत्रार्थ का संबंध है, परंतु वह किस अवस्था विशेष में किस व्यापार विशेष से परिणत होकर प्रकृत उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम के स्वामित्व को प्राप्त करता है, ऐसी आशंका होने पर यह उत्तर है। यानी वो कौन सा जीव करता है वो तो समझे, परंतु उस समय कौन सी क्रिया क्या कर रहा है तब उसका उत्कृष्ट होता है। तो कहते अंतर्मूर्त के द्वारा इत्यादि। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा पूरा, अंतर्मूर्त के द्वारा नारकियों के अंतिम समय में उन्हीं अनंतानुबंधियों का ओघ उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म होगा, यानी ओघ से भी सभी गतियों की अपेक्षा से भी यहाँ पर ही उसका उत्कृष्ट होता है। होगा की बात है, हुआ नहीं है कि इसी बीच
यथासंभव उत्कृष्ट संश्लेष के साथ प्राप्त हुए उत्कृष्ट योग से परिणत हुआ, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, यह उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संश्लेष को किस लिए प्राप्त कराया गया है? समाधान, नहीं, क्योंकि बंध के द्वारा वो ठीक करना, बंध के द्वारा बहुत पुद्गलों का ग्रहण करने के लिए और बहुत पुद्गलों का उत्कर्षण करने के लिए उस प्रकार कराया गया है। बंध तो हो ही रहा है, जहाँ संश्लेष ज्यादा होते हैं तो वहाँ उल्टे क्रम से रचना होती है ना निषेक में, उत्कर्षण ज्यादा हो जाता है। तदो तेन रहस्य कालेन सम्मतम उत्पादम इत्यादि रूप से जो सूत्र वचन कलाप कहा है, उस द्वारा संश्लेष से निवृत्त होकर, क्योंकि संश्लेष के काल में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, तो उत्कृष्ट संश्लेष हुआ था, उत्कृष्ट योग था। अभी संश्लेष से निवृत्त होकर विशुद्धि को पूरित करने के साथ सम्यक्त्व को उत्पन्न कर, यानी सम्यक्त्व होने के पहले विशुद्धि जो अंतर्मूल प्रमाण होती है उतना काल बिताया, उस काल के भीतर ही यानी सम्यक्त्व को उत्पन्न किया और सम्यक्त्व के काल के भीतर ही अनंतानुबंधियों की विसंयोजना से परिणत हुआ, यह ज्ञान कराया गया है। अन्यथा प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व का विधान नहीं बन सकता। इस प्रकार विसंयोजना करने वाले उस नारकी के अंतिम स्थिति कांडक को संक्रमित करने के अंतिम समय में उन अनंतानुबंधियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, क्योंकि वहां पर कर्म स्थिति के भीतर गलकर थोड़े कम हुए तथा शेष कषायों के ऊपर संक्रमण करते हुए अनंतानुबंधी के द्रव्य के उत्कृष्ट भाव की सिद्धि में विरोध नहीं आता। ये ध करना बराबर। ये तो हमने पहले पढ़ा था, उसकी पूरी कंडीशंस तो आदर एकेंद्रियों में इतना कर्मस्थिति प्रमाण काल गलाया वगैरह वगैरह, फिर नया बंध भी किया, वो उत्कृष्ट हुआ, वो गलाने के पहले की बात है। यानी यहाँ अनंतानुबंधी का द्रव्य मैक्सिमम होता है, इतनी बात बताई। अट्ठन्नम कसायाणम उक्कसो पदेश संकमो कस्स। देखो, जब हमने 12 कषायों की बात यही बताई, तो 12 कषायों में क्या होता है? सबसे उत्कृष्ट किसमें होता है? सर्व संक्रमण में होता है। 8 कषायों में भी वही बात लेनी है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना में नष्ट होता है और 8 कषायों का क्षपणा में नष्ट होता है। इसलिए भी इसकी पढ़ेंगे कहाँ होता है। 8 कषायों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। और उसका उत्तर देते हैं। गुणित कम्मोंसियो सौवलहुम मनुष्य गईम आगदो अट्ठवस्यो खवनाय अब्बुट्ठिदो तदो अट्ठन्नम कषायाणम अपश्चिमठिदिखंडयम चरिम समय संचो माणयस्य तस्य अट्ठन्नम कषायाणम उक्कसो उपदेश संकमो। अब ये केवल दर्शन मुनि की नहीं, चारित्र मुनि की क्षपणा को उद्यत हुआ है जी। हाँ, ये सब कुछ हो गया उसके काल में। कोई गुणित कर्मवशिक जीव अतिशीघ्र मनुष्य गति में आया तथा 8 वर्ष का होकर क्षपणा के लिए उद्यत हुआ, यानी यहाँ उसने उपशम समय को प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, दर्शन मुनि की क्षपणा की, अब क्षपक श्रेणी के लिए उद्यत हुआ है। अनंतर 8 कषायों के अंतिम स्थिति कांडक का अंतिम समय में संक्रम करते हुए उसके 8 कषायों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। ये म दिख रहा है क्या? ब दिख रहा है।
यह सूत्र गतार्थ है। गतार्थ है ने उसका अर्थ हमें पता है ना, पहले आ चुका। इस प्रकार 8 कषायों के स्वामित्व का निर्णय करके, कषाय बराबर कर को दिख रहा है, कषायों के स्वामित्व का निर्णय करके 6-9 कषायों का भी इसी प्रकार स्वामित्वालाप। स्वामित्वालाप क्या होता है लक्ष्मी? कथन। आलाप यानी कथन। आलाप का अर्थ होता है कथन। तो उसके स्वामित्व का कथन करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई अन्य विशेषता नहीं है। इस प्रकार कथन करने के लिए अर्पणा सूत्र को कहते हैं। 2 बार कहते हो गया। यहाँ लिखते एवं 6-9 कषायाणम। इसी प्रकार 6-9 कषायों का उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए। जब हमने पहले बातें देखी थी तो स्त्री और नपुंसक वेद को और अरति शोक को तो 12 कषाय के साथ लिया था, और हास्यरति आदि को क्या लिखा था? उसका भी सर्व संक्रमण ज्यादा था। फिर गुण संक्रमण और अधप्रवृत्त संक्रमण, यानी इसमें विद्यात नहीं था। उद्वेलना तो उसमें भी नहीं थी 12 कषाय में, तो इसमें भी उद्वेलना नहीं है और इसमें विद्यात है न, छठे गुणस्थान तक। अरति शोक में है। हाँ, विद्यात संक्रमण है। हम हास्यरति भयजुगुप्सा की बात अच्छा, हास्यरति का विद्यात भी है। देखो यहाँ जो 6 कषाय लिखा, 6-9 कषाय लिखा, हाँ, तो उसमें दोनों में पहला नंबर किसका है? सर्व संक्रम का है। हाँ, रति शोक में भी और हास्यादि 4 में भी पहले नंबर पर सर्व संक्रमण, संक्रमण दूसरे नंबर पर। तो उसमें विद्यात, रति शोक में विद्यात है और इसमें नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सर्व संक्रमण में ही मैक्सिमम है। वहां तो विषय अलग था, कौन कौन से संक्रमण होते हैं। यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण किसका होता है? तो प्रदेश संक्रमण में उत्कृष्ट होगा, और उसके लिए कंडीशंस क्या डालेंगे? वही गुणित कर्मावशिक से आया, सबसे पहले में पहले जल्दी में जल्दी सपना चालू की हुए, तो उसकी भी बात वैसी है। तो ये 6-9 कषाय का हो गया। अब इत्थिवेदस्य उत्कर्षो पदेश संकमो कस्य, यहाँ भी सर्व संक्रम को ही लेना है, परंतु उसके पहले स्त्री वेद को मैक्सिमम द्रव्य करके आया हुआ जीव लेना। कंडीशंस पहले याद है हमारा, स्त्री वेद की जो प्रकृति विभक्ति कब ज्यादा होती है, असंख्यात वर्ष के हाँ, यानी वो तो गुणित कर्मावशिक की बाकी कंडीशन लगाना है, फिर भी उसको भोगभूमि में उत्पन्न करना है, पल्ले के असंख्यात भाग वाले। क्यों भोगभूमि में? क्योंकि वहाँ नपुंसक वेद का बंधन नहीं होता, मात्र दो वेदों का ही होता है। तो 2 वेदों का होता है, तो वहाँ स्त्री वेद के मैक्सिमम उसने लिए, उसका काल भी बड़ा है और वह मैक्सिमम उसने ग्रहण किया। इसलिए यहाँ वो कंडीशन डाल के फिर उसकी क्षपणा कराएंगे बाद में। देखो, स्त्री वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। गुणित कम्मंस्यो असंख्य वत्साउएसु इत्थिवेदम पूरे दूण, पूरित करना यानी उसके मैक्सिमम परमाणु का ग्रहण करना। स्त्री वेद को पूरित किया। तदो कमेण पूरित कम्मंस्यो खवनाय अब्बुठिदो, तदो चरिमठिदि खंडयम चरिम समय संचयमानयस्य तस्य इत्थिवेदस्य उक्कस्सो पदेश संकमो। कोई गुणित कर्मांशिक जीव असंख्यात वर्ष की आयु वालों में स्त्री वेद को पूर्ण करके, असंख्यात वर्ष की आयु वालों में यानी भोग भूमि में लेना। यहाँ पर स्त्री वेद को पूर्ण करके अनंतर क्रम से पूरित कर्मांशिक होकर क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। अब भोग भूमि वाला होता निश्चित रूप से वो देव में चला जाएगा।
उसको 10,000 वर्ष की देवों में उत्पन्न कराना है, क्योंकि उसमें कम से कम काल बिताना है ना। वो दूसरे स्वर्ग की बात आपको याद है? नपुंसक वेद। वहाँ कौन जाएंगे? वहाँ तो मिथ्या समय दृष्टि जाएंगे। ये आपको जो याद है वो नपुंसक वेद की बात याद है, ईशान स्वर्ग की बात। उसमें इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। ये तो स्त्री वेद वाला भोगभूमि में स्त्री वेद को पूरी करता है, मैक्सिमम परमाणु लेके 10,000 वर्ष की आयु में बहुनत्रिक में उत्पन्न होता है, और बाद में क्रम से क्षपणा के लिए उत्थित हुआ, फिर वहां से मनुष्य में आ जाए। अनंतर अंतिम स्थिति कांडक को अंतिम समय में संक्रमित करने वाले उस जीव के स्त्री वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। यथा कोई एक गुणित कर्मौशिक जीव पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण काल को बादर पृथ्वी जीवों में और त्रसकायिकों में समय के अविरोध पूर्वक बिताकर, यानी जैसे आगम में कथन है वैसा बिताकर, वहां भी पहले हमने गुणित कर्मौशिक को लिया था, तो कर्म स्थिति में से 2000 सागर की स्थिति घटाकर त्रस स्थिति को घटाकर एकेंद्रिय में घुमाया था, और बाद में त्रस में लाया था। अब इसको पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण काल तक बादर पृथ्वी में और त्रस कायिकों में दोनों में मिला है, क्योंकि ये जो काल है उसको भूमि में बिताना है, इसलिए यहाँ पे इसको लास्ट वो नरक में भेजेंगे ना, 7वें नरक में। यहाँ वो वहां से आया निकला हुआ जीव ले लेना चाहिए। 7वें नरक से पल्ले का असंख्यात का भाग बाकी है, तभी उसका आयु पूरी करके देखो कहाँ तक बीते, फिर पढ़ेंगे। पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण काल को, हाँ फिर से पढ़ रही हूँ मैं, 46 नंबर फर्स्ट लाइन में। फिर कोई से गुणित कर्मांशिक जीव, कोई एक गुणित कर्मांशिक जीव वो 7वें नरक से पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल से न्यून, हाँ पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण काल को बादर पृथ्वी जीवों में और त्रसकायिकों में समय के अविरोध पूर्वक बिताकर अनंतर असंख्यात वर्ष की आयु वालों में पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण आयु स्थिति के साथ उत्पन्न होकर, यानी वहां उसने श्री वेद के परमाणु अधिक लिए। पश्चात वहां पर नपुंसक वेद की बंध विच्छित्ति करके, क्यों? क्योंकि भोगभूमि में नपुंसक वेद का बंधन नहीं मिलता, तथा उस बंधक काल के संख्यात बहुभाग को स्त्री वेद के बंधक काल में प्रवेश करा के, नपुंसक वेद का बंधक काल बहुत बड़ा है, इसके बाद नंबर है स्त्री वेद का और फिर पुरुष वेद का। तो अभी नपुंसक वेद नहीं बन रहा है, तो उसका मैक्सिमम जो काल है वो तो स्त्री वेद को प्राप्त होगा। बंधक काल के महात्म्यवश, महात्म्य बंधक काल बड़ा होने के कारण स्त्री वेद के द्रव्य को पूर्ण करता हुआ, यानी स्त्री वेद के द्रव्य को मैक्सिमम ग्रहण किया, अपनी आयु स्थिति के अंतिम समय को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्त्री वेद के द्रव्य को उत्कृष्ट करके और वहीं पर कर्म स्थिति को समाप्त कर वहां से निकलकर 10,000 वर्ष की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। पश्चात वहां पर सम्यक्त्व को ग्रहण कर और अपनी आयु स्थिति का पालन कर वहां से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार स्त्रीवेद को पूर्ण करके मनुष्यों में उत्पन्न हुए उस जीव के शपक संबंधी स्त्रीवेद की अंतिम फाली में स्वामित्व का विधान करने के लिए यह वचन आया है। ये तो ये 10,000 वर्ष की आयु में उसको सम्यक्त्व भी ग्रहण कराया, मिथ्यात्व में रखते थे तो उसका श्रीवेद का भी बंद होता था, वहाँ पे परमाणु का ग्रहण और ज्यादा हो जाता था। उसको सम्यक्त्व प्राप्त कराया और पूरे काल तक उसको सम्यक्त्व में रखकर पीछे पुरुष। स्त्रीवेद का उदय होता वहां पर नहीं, उदय की बात नहीं है वहां पर,
नहीं, मिथ्यात्व में होता तो स्त्रीवेद का बंध भी होता था, पर यहाँ पे ये सब्जेक्टों को ग्रहण कर पुरुषवेद का ही बंद करवाया। प्रदेश विभक्ति में देख लेते अभी हम। उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति का स्वामित्व कौन है? वो तो हमने वो असंख्यात वर्ष के आयु में अंतिम समय में लिखा था ना, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति। हाँ, उससे तो इसका कोई नहीं, तो पीछे उसको भोग अरे भवनात्रिक में भेजा, वहां पे सम्यक तो प्राप्त कराया। हाँ, ये 9900 वही है, वो तो वहाँ प्रदेश विभक्ति। ठीक है ना? उसको सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न करना होगा मनुष्य में, इसलिए पुरुषवेद से ही शपथ श्रेणी चढ़ाना है ना। देखो पढ़े थे हम, इसका अर्थ देखेंगे नीचे। देखो ये हम ये पढ़ रहे थे ना, सूत्र का अर्थ कहते हैं, ये तो हमने हाँ वहां से निकलकर 10,000 वर्ष के आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ, मिला। ये बंध काल के महात्म्यवश त्रिवेद के द्रव्य को पूर्ण करता हुआ अपनी आयु स्थिति के अंतिम समय को प्राप्त होता है। ये तो स्थिति विभक्ति प्रदेश विभक्ति वाले में ये उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति यहाँ पर होगी। इस प्रकार त्रिवेद के द्रव्य को उत्कृष्ट करके और वहीं पर कर्म स्थिति को समाप्त कर वहां से निकलकर 10,000 वर्ष की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। पश्चात वहां पर सम्यक्त्व को ग्रहण कर और अपनी आयु स्थिति का पालन कर वहां से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार स्त्रीवेद को पूर्ण करके मनुष्यों में उत्पन्न हुए उस जीव के क्षपक संबंधी स्त्रीवेद की अंतिम फाली के स्वामित्व का विधान करने के लिए यह वचन आया है कि तदो कमेन पूरिद कम्मंसियो इत्यादि। यहाँ पर संचय का अनुगम करने पर उसका भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है कि 1.5 गुणहानियों के कुछ कम संख्यात बहुभाग प्रमाण स्त्रीवेद का उत्कृष्ट संचय द्रव्य यहाँ पर स्वामित्व का विषय किया गया द्रव्य है। क्योंकि अधस्थिति गलना, गुणश्रेणी निर्जरा और गुण संक्रम के द्वारा गया हुआ समस्त द्रव्य उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यह असंख्यात बहुभाग, संख्यात बहुभाग लिखा है ना, संख्यात बहुभाग नहीं, ये तो निकल गया द्रव्य असंख्यात भाग प्रमाण होता है। गया हुआ द्रव्य, समस्त गया हुआ द्रव्य असंख्यातवा भाग प्रमाण गया है, बाकी सब शेष है। असंख्यात बहुभाग बचा है। अब पुरीस वेदस्य उत्कसो पदेश संकमो कस्य, यह सूत्र सुगम है। गुणित कम्मंसियो इत्थि पुरीस नहुसे वेदे पूरे दून तदो सौवलहुम खवणाय अब्बुठिदो पुरीस वेदस्य अपश्चिम ठिदिखंडयम चरिम समय संचो माणयस्य तस्य पुरुष वेदस्य उत्कसो पदेश संकमो। कोई एक गुणित कर्मवशिक जीव
स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद को पूर्ण करके अनंतर अतिशीघ्र क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। अभी इसको सबको पूरित किया उसने। वो पहले असंख्यात वर्ष में गया, पीछे ईशान में गया। हाँ, तो उसको पूरित करने की क्या जरूरत थी? वो द्रव्य पुरुष वेद रूप हो जाएगा। हाँ, जब क्षपणा होती है ना, पहले नपुंसक वेद की क्षपणा होती है, तो नपुंसक वेद का द्रव्य सारा पुरुष वेद में आया, फिर स्त्री वेद का भी सारा पुरुष वेद में आया, तो पुरुष वेद में परमाणु मैक्सिमम हुए, और जब उसका सर्व संक्रमण जो कुछ होगा उसकी बात यहाँ ग्रहण की है। पढ़ेंगे यहाँ पर। इस सूत्र के अर्थ का कथन करने पर वह अनुभाग विभक्ति के स्वामित्व सूत्र के अनुसार कहना चाहिए, क्योंकि जिसने 3 वेदों को पूर्ण किया है ऐसा कर्मांशिक जीव स्वामी है। इस दृष्टि से उससे इसमें कोई भेद नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है कि नपुंसक वेद को संक्रमित करा के जहाँ स्त्री वेद पुरुष वेद के ऊपर प्रक्षिप्त होता है, उस अवस्था में अनुभाग विभक्ति संबंधी स्वामित्व प्राप्त हुआ है। परंतु यहाँ पर नपुंसक वेद और स्त्री वेद का सर्व संक्रम करके अंतर्मूर्त के बाद जिस समय पुरुष वेद की अंतिम फाली सर्व संक्रम के द्वारा 6 नौकशाओं के साथ क्रोध संज्वलन में प्रक्षिप्त होती है, उस समय पुरुष वेद के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का स्वामित्व होता है। वो उसके साथ वाला है नहीं, वो नपुंसक वेद या स्त्री वेद से ही चढ़ने वाला जीव चाहिए। इतनी यहाँ पर विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है, यहाँ पर परोदय से ही आई ना बात। परोदय ने क्या, स्त्री वेद या नपुंसक वेद से ही चढ़ रहा है। परोदय से ही स्वामित्व ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्वोदय से प्रथम स्थिति के अपेक्षाकृत बड़ी होने पर गुण श्रेणी के द्वारा बहुत द्रव्य की हानि का प्रसंग आता है। जो प्रकृति उदय रूप है उसकी प्रथम स्थिति में जो रचना होती है ना, पहले प्रथम स्थिति में जो रचना होती है वो अंतर्मूर्त प्रमाण होती है, और जिसका उदय नहीं है उसके तो द्वितीय स्थिति में, वो तो द्वितीय स्थिति में, वो प्रथम स्थिति में ज्यादा नहीं, उसका अवली प्रमाण वगैरह रचना होती है। इसकी तो पूरी अंतर्मूर्त प्रमाण होती है, तो उसकी गुण श्रेणी भी चलती रहती है। तो इस त्रिवेद में भी ऐसा ही लेना पड़ेगा। हाँ, जो नपुंसक वेद के साथ चढ़ा है। हाँ, इसीलिए उसको पहले सम्यक तो प्राप्त करे है ना, वो पुरुष वेद के साथ लाना है उसको। हाँ। यहाँ तो नपुंसक वेद का पहले संक्रमण हुआ, फिर स्त्री वेद का पुरुष वेद में हुआ, और पुरुष वेद सहित अगर चढ़ता तो पहली स्थिति में उसकी गुण श्रेणी रूप निर्जरा हो जाती, उसमें द्रव्य उसका नष्ट हो जाता, तो सर्व संक्रम के लिए थोड़ा कम बचता। तो हमें यहाँ उत्कृष्ट साबित करना है, इसलिए वो परोदय से चढ़ा हुआ जीव लेना है। क्योंकि जो परोदय से चढ़ता है उसका वेद का उदय मिट गया है, पाली रूप, और फिर वो 6 नौकशा और पुरुष वेद सब एक साथ चला जाता है। उसकी क्षपणा होती है। नहुंसे वेदस्य उत्कर्षोपदेश संक्रमो कस्य, नपुंसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। गुणित कम्मंसियो ईशानादो आगदो, अभी इसको ईशान में उत्पन्न कराना है, वह नपुंसक वेद को पूरित करने के लिए भेजा। सौवलहम हवेदुम आढ़त्तो तदो नहुंसे वेदस्य अपश्चिम ठिरिखंडयम चरिम समय संचय माणयस्य तस्य नहुंसे वेदस्य उत्कर्षोपदेश संक्रमो। कोई एक गुणित कर्मौशिक जीव ईशान कल्प से आकर अतिशीघ्र क्षय करने के लिए उद्यत हुआ। नपुंसक वेद अधिक से अधिक लेके आया है। अनंतर नपुंसक वेद स्थिति कांडक को अंतिम समय में संक्रमित करने वाले उसके नपुंसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। यहाँ भी वो परोदय से चढ़ाना चाहिए उसको। यहाँ पे ईशान कल्प में ये जो गुणित कर्मों से जो नपुंसक वेद का होता है वो पृथ्वी का बंद करेगा कि नहीं?
मनुष्य ना, का भी ना, बंधन। ना, अभी उसको क्षपणा में लाना है, मनुष्यों में लाने जो लाकर नपुंसक उसको वेद का जब भी गुणित कर्मांशिक हो जाएगा मैक्सिमम द्रव्य, वो एकेंद्रिय को बांधेगा कि मनुष्य को बांधेगा? अभी उसको क्षपणा के लिए मनुष्यों में ही लाना है, सवाल ही नहीं एकेंद्रिय के बांधने की। नपुंसक वेद बांधा इसलिए ना एकेंद्रिय में जाना पड़ेगा, तो इसी एकेंद्रिय में जाने वाला अंतर्मूर्त अंतिम अंतर्मूर्त में बांधेगा उसकी ना। अन्य वेद को नहीं बांध रहा है, ये कहाँ लिया उसने? नपुंसक वेद को अधिक से अधिक बांध रहा है, इतनी बात ली है। यहाँ क्या लिखा सेकंड लाइन में देखो, जो गुणित कर्मांशिक जीव जब तक शक्य हो तब तक ईशान कल्प के देवों में ही नपुंसक वेद कर्म को गुणित करके और वहीं पर कर्म स्थिति को समाप्त करके वहां से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। और उसमें एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा होगा। अभी वो तो फिर पहला का निकाल के गुणित कर्मांशिक पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जब तक शक्य हो तब तक ईशान कल्प के देवों में ही गुणित करके पुनः अतिशीघ्र अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष के बाद क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके अनिवृत्तिकरण के काल में से संख्यात बहुभाग के व्यतीत होने पर नपुंसक वेद के अंतिम स्थिति कांडक को पुरुष वेद के ऊपर सर्व संक्रम के द्वारा संक्रमित करता है। ये नपुंसक वेद स्त्री वेद में संक्रमित होगा कि नहीं होगा, और फिर बाद में पुरुष वेद में होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये तो स्त्रीवेद के साथ चढ़ाना पड़ेगा। मेरा सवाल क्या है? हाँ। नपुंसक वेद का संक्रमण होता है तो क्या डायरेक्ट पुरुष वेद में होता है कि स्त्री वेद में भी होता है और पुरुष वेद में भी होता है? नहीं, जिसका बंध है उसमें होगा ना। स्त्री वेद का बंध है क्या यहाँ पर? नहीं है, कोई मैंने वो बोला तो जिसका दूसरे बंध है। गुणस्थान में बंध विचित्ति हो गई, तो यहाँ डायरेक्ट पुरुष वेद में ही संक्रमण होगा। हमने ये देखी ना कंडीशन, बंधने वाले में संक्रमित होता है। अब बंध तो पुरुष वेद का ही है, और वहां भी वो अनुपूर्वी वाला संक्रमण चल रहा है। हो गए समय, इसका स्पष्टीकरण कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतमो। अश्विन भाई, नमोरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो वज्रानम नमो लोहे सुप्रसावणम। नमोरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यनम नमो वज्रानम नमो लोहे सुप्रसावणम। नमोरियंतानम नमो सिद्धानम